फाइनली इंडियन नेवी में अभी 2 प्रेडेटर ड्रोन को शामिल किया जा चुका है। आज एक बार फिर से ब्रह्मोस मिसाइल की एक और टेस्ट को कंडक्ट किया गया था, लेकिन आज की टेस्ट और बाकी सभी टेस्ट में क्या अंतर थे? पाकिस्तान की तरफ से अभी S-250 और S-350 क्लास की यूएवी को खरीदने की कोशिश क्यों किया जा रहा है? इंडियन आर्मी की तरफ से अभी पुराने स्लीपिंग बैग्स को क्यों इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है, जबकि इनको पहले ही क्वालिटी की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया था? और अंत में इंडियन आर्मी की जॉइंट लॉजिस्टिक नोड क्या है और इसे अभी क्यों इम्प्लीमेंट करने का प्लान किया जा रहा है? ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट प्रेडेटर ड्रोन्स को लेकर है। आप सब अभी तक ये सुनते आ रहे थे कि भारत यूनाइटेड स्टेट्स से प्रेडेटर ड्रोन को खरीदने वाला है, लेकिन अभी तक ये डील फाइनल नहीं हुआ था। पर अभी एएनआई की तरफ से दिए गए रिपोर्ट के मुताबिक भारत की तरफ से अभी ऑफिशियली 2 प्रेडेटर ड्रोन को अपने फोर्स में शामिल किया जा चुका है। ऐसे 2 ड्रोन को अभी इंडियन नेवी में इंडक्ट किया गया है, लेकिन इन ड्रोन्स को अभी भारत की तरफ से खरीदने के बदले लीज पर लिया गया है। इन ड्रोन्स को अभी हमारी इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट पावर का इस्तेमाल करके एक्वायर किया गया है और ये 2 ड्रोन भारत को नवंबर की 2nd वीक तक ही डिलीवर कर दिए गए थे, जबकि 21 नवंबर से इनको भारत की तरफ से फुली ऑपरेशनल कर दिया गया है। इनको अभी INS रजाली बेस से ऑपरेट किया जा रहा है और इसकी एंड्योरेंस को अभी तक 30 घंटे तक नापा जा चुका है। फिलहाल अभी इनको ऑपरेट करने के लिए यूनाइटेड स्टेट की तरफ से भारत को मदद किया जा रहा है। इन ड्रोन्स को अभी 1 साल के लीज पर लिया गया है, लेकिन हमारे ट्राई सर्विस की तरफ से ऐसे 18 ड्रोन को अभी लीज पर लेने की बातचीत किया जा रहा है। लीज एग्रीमेंट के मुताबिक इन ड्रोन्स को ऑफिशियली इंडियन नेवी के ऑफिसर ऑपरेट करने वाले हैं, जबकि इनकी सर्विस और मेंटेनेंस से जुड़े हुए जितने भी इशू सामने आते हैं उन सबको सॉल्व करने के लिए यूनाइटेड स्टेट की तरफ से भारत को मदद किया जाएगा। अभी इन ड्रोन्स को इंडियन नेवी में शामिल किया गया, इसका मतलब ये नहीं है कि इनको सिर्फ सी बेस प्लेटफॉर्म में इस्तेमाल किया जाएगा। जरूरत पड़े तो इनको लद्दाख में भी डिप्लॉय किया जा सकता है। अगला अपडेट भी ड्रोन्स को लेके है, लेकिन ये अपडेट पाकिस्तान की तरफ से है। रिसेंटली आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हुई लड़ाई को देखने के बाद सभी को आइडिया लग चुका है कि मॉडर्न डे वॉरफेयर में ड्रोन्स कितने मायने रखने वाले हैं। इसी वजह से भारत की तरफ से अभी बड़ी मात्रा में ड्रोन्स को एक्वायर करने की कोशिश किया जा रहा है। ठीक वैसे ही पाकिस्तान की तरफ से भी अभी नए ड्रोन्स को खरीदने की कोशिश की जा रही है। अब आमतौर पर भारत की तरफ से ड्रोन को सर्वेलेंस के लिए या फिर दुश्मन के ऊपर स्ट्राइक करने के लिए खरीदा जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान की जो ड्रोन की डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी वो थोड़ी अलग है, क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही ड्रोन को शोरों तक सामान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करता आ रहा है। एक दिन पहले ही भारत की तरफ से एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार के गिराया गया था और अभी खबर मिल रही है कि पाकिस्तान की तरफ से अभी S-250 नाम की एक मिनी यूएवी को एक्वायर करने की कोशिश किया जा रहा है और इसकी टेस्टिंग करना भी शुरू किया गया है। इसकी पहली टेस्ट को मंगला 506 यूएवी बेस वर्कशॉप में 3 सितंबर को कंडक्ट किया गया था और उसके बाद पाकिस्तान की 12th इन्फेंट्री ब्रिगेड की तरफ से 8 और 18 सितंबर के बीच इस टेस्ट को कंडक्ट किया गया था। ये एक तरीके से मिनी यूएवी है जिसकी रेंज ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर के आसपास है और लगातार 3 घंटे तक उड़ान भर सकता है। वहीं पर पाकिस्तान अभी S-350 नाम की एक और ड्रोन को भी एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है, जो कि ऑलमोस्ट 280 किलोमीटर की डिस्टेंस को एक ही बार में कवर कर सकता है और एक ही बार में 4 घंटे तक उड़ान भर सकता है। अब ड्रोन्स को खरीदने के अलावा पाकिस्तान अभी एंटी ड्रोन सिस्टम या ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम को भी खरीदने पर जोर दे रहा है और इसके लिए अभी पाकिस्तान की तरफ से टर्की के साथ बातचीत किया जा रहा है। अगला अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल को लेके, और ब्रह्मोस मिसाइल को लेके यहाँ पर 3-4 अपडेट है जिनको हम एक ही हेडलाइन के अंदर कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो कल मैंने आप सभी को बताया था कि भारत की तरफ से भी ब्रह्मोस मिसाइल की टेस्ट को कंडक्ट किया गया था और साथ ही भारत अभी ब्रह्मोस मिसाइल के एक लॉन्ग रेंज वेरिएंट को भी डेवलप करने वाली है, जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर तक होने वाली है। और इसी दौरान ब्रह्मोस मिसाइल की कई टेस्ट को कंडक्ट करने की बात कल की गई थी। आज एक बार फिर से ब्रह्मोस मिसाइल की एक और टेस्ट को कंडक्ट किया गया था, लेकिन आज जिस टेस्ट को कंडक्ट किया गया था ये कल वाली टेस्ट से थोड़ा अलग था, क्योंकि आज की टेस्ट के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल को लाइव ऑब्स्टेकल को अवॉइड करने के लिए टेस्ट किया जा रहा था। यानी कि ब्रह्मोस मिसाइल और उसकी टारगेट के बीच जो डिस्टेंस था उसको ब्रह्मोस मिसाइल ने एक स्ट्रेट लाइन में पार करने के बदले मल्टीपल टर्न के साथ इसको पार किया था और इसे दुश्मन की मिसाइल डिफेंस सिस्टम को अवॉइड करने के लिए किया गया था। और इसी दौरान ब्रह्मोस मिसाइल की लॉन्च लोकेशन और उसकी टारगेट के बीच 3 वे पॉइंट को सेट किया गया था। यानी कि कुल मिलाकर ब्रह्मोस मिसाइल ने अपने टारगेट को हिट करने से पहले 3 बार अपना रास्ता बदला था।
अब ये ब्रह्मोस मिसाइल का एक यूजर ट्रायल था, यानी कि इस मिसाइल को इंडियन आर्मी के रेगुलर स्टॉक में से रैंडमली सिलेक्ट किया गया था। अब इसी के साथ ही ब्रह्मोस मिसाइल को लेके एक और अपडेट है। अब सबको मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि फिलीपीन के साथ अभी आगे चल के भारत ब्रह्मोस मिसाइल की डील को साइन करने वाला था, पर इसको लेके अभी फिलीपीन के डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल डिफेंस की तरफ से बताया गया है कि हालांकि ब्रह्मोस मिसाइल को एक्वायर करने के लिए भारत और फिलीपींस के बीच बात काफी आगे बढ़ चुका है, लेकिन अभी उनको इन मिसाइल को खरीदने के लिए फंड को एलोकेट करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। वो अभी ब्रह्मोस मिसाइल की 2 बैटरी को खरीदना चाहते हैं, जो कि बेसिकली उनकी आर्मी इस्तेमाल करना चाहती है, लेकिन वक्त इनको फिलीपींस की एयरफोर्स भी इस्तेमाल कर सकती है। साथ ही वो अभी एडिशनल ब्रह्मोस मिसाइल को भी खरीदने की बातचीत कर सकते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल को एक्वायर करने का प्लान फिलीपींस की तरफ से 2018 में ही कर दिया गया था और अभी 2022 से पहले वो इनको खरीदने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी नेक्स्ट बजट के दौरान इसके लिए फंड को एलोकेट करने की बात की गई है। और इसी के साथ ही फिलीपींस अभी ब्रह्मोस मिसाइल का पहला एक्सपोर्ट कस्टमर भी बनने वाला है। अगला अपडेट ध्रुव हेलीकॉप्टर को लेके है। 2017 में हमारे कोस्टल सिक्योरिटी को बेहतर करने के लिए 32 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया था। अब ये कॉन्ट्रैक्ट बोथ इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए साइन किया गया था, जिसमें नेवी 16 और कोस्ट गार्ड 16 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करने वाली थी। लेकिन ये जो हेलीकॉप्टर थे ये ध्रुव हेलीकॉप्टर की रेगुलर वेरिएंट से थोड़े अलग थे और इनको कोस्टल सिक्योरिटी के लिए स्पेशली मॉडिफाई करने की बात की गई थी, क्योंकि अभी इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स भले ही ध्रुव हेलीकॉप्टर की मार्क 4 वेरिएंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से अभी भी इसकी मार्क 1 स्टैंडर्ड की वेरिएंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब कस्टमाइज MK3 वेरिएंट की बात करें तो इनमें फुल ग्लास कॉकपिट, एक ज्यादा पावरफुल इंजन और वर्तमान की सभी मॉडर्न एवियोनिक्स सिस्टम इंटीग्रेट किए गए हैं। और अभी HAL की तरफ से इसी स्टैंडर्ड की पहली बैच को इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड को डिलीवर करने की तैयारी की जा रही है। तैयारी की जा रहे से मेरा मतलब यहाँ पर यह है कि तैयार हो चुके हैं, बस डिलीवर करना बाकी है। इन हेलीकॉप्टर्स को हालांकि शोर बेस्ड ऑपरेशन के लिए मॉडिफाई किया गया है, लेकिन HAL का कहना है कि इनको सिर्फ सभी ऑपरेट किया जा सकता है और आगे चल के जब इनको नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल किया जाएगा तो इनको कोई फॉर्मल नाम भी दिया जा सकता है, जैसे कि चेतक और चीता हेलीकॉप्टर को दिया गया था। इन हेलीकॉप्टर्स में अभी एक नोज माउंटेड रडार को इंटीग्रेट किया गया है, जो कि ऑलमोस्ट 270 डिग्री के आसपास कवरेज दे सकती है और एक ही बार में मल्टीपल मरीन टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है और ट्रैक भी कर सकता है। इसके अलावा इसमें एक सिंथेटिक एपरेचर रडार, एक इनवर्स सिंथेटिक एपरेचर रडार और एक मल्टी स्पेक्ट्रल इलेक्ट्रो ऑप्टिक पॉड भी दिया गया है, जिसको सर्वेलेंस रिकॉनेंस जैसे मिशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको तुरंत एक एम्बुलेंस में कन्वर्ट करने के लिए इसमें एक रिमूवेबल मेडिकल यूनिट दिया गया है, जिसको जरूरत पड़ने पर इंटीग्रेट किया जा सकता है या फिर रिमूव भी किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें और भी कई सारे मॉडर्न सिस्टम दिए गए हैं, जो कि मेनली कोस्टल सर्वेलेंस और कोस्टल डिफेंस रोल के लिए जरूरत पड़ने वाली है। और कुल मिलाकर अभी इसकी मैक्सिमम टेक ऑफ वेट को भी थोड़ा सा इंक्रीज किया गया, जो कि 5750 kg के आसपास है, जो कि इसकी पहले वाले MK1 वेरिएंट के लिए 5500 kg तक ही सीमित था। HAL अभी इसकी पहली बैच में 5 हेलीकॉप्टर्स को नवंबर की एंड तक इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड को डिलीवर करने वाली है। इसके बाद 2021 की मार्च तक 9 हेलीकॉप्टर और सितंबर तक बाकी सभी हेलीकॉप्टर्स को डिलीवर कर दिया जाएगा। अब इनमें से नेवी की तरफ से इस्तेमाल होने वाली 16 हेलीकॉप्टर में से 6 हेलीकॉप्टर में इंडिजिनस डंकिंग सोनार का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि दुश्मन के सबमरीन का पता लगाने में हमको काफी मदद कर सकते हैं। अगर आपको याद होगा तो 2-3 दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि अभी हमारे पास 10 ही ऐसे हेलीकॉप्टर मौजूद है जिनमें डंकिंग सोनार मौजूद है और ये भी काफी पुराने हो चुके हैं, जिस वजह से हर वक्त इनमें से 4 से 5 हेलीकॉप्टर ही ऑपरेशनल रह पाते हैं। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। आप सब जानते हैं कि अभी लद्दाख में लगभग 50,000 के आसपास ट्रूप्स को डिप्लॉय करके रखा गया है, जिस वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा विंटर गियर की ज़रूरत पड़ रही है। अब विंटर कपड़ों के साथ साथ एडिशनल स्लीपिंग बैग की भी ज़रूरत पड़ रही है। इसी बात को लेकर अभी इकोनॉमिक टाइम्स से एक रिपोर्ट आया था, जिसमें ये बताया गया है कि इंडियन आर्मी के पास अभी स्लीपिंग बैग की कमी दिखाई पड़ रही है। इसी वजह से इंडियन आर्मी की तरफ से अभी पुराने स्लीपिंग बैग को निकाला जा रहा है। अब पुराने से मेरा मतलब ये है कि इनको भले ही 2006 में खरीदा गया था, लेकिन तब से इनको स्टॉक में रखा गया था और इनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। अब इस्तेमाल ना करने के पीछे भी कुछ घोटाले जुड़े हुए हैं। दरअसल जब 2006 में इनको इटली की एक कंपनी से खरीदा गया तो ये पता लगा कि स्लीपिंग बैग हिमालयन रीजन में और स्पेशली सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेट करने लायक नहीं था, जिस वजह से उस वक्त खरीदे गए ऑलमोस्ट 38,580 के आसपास स्लीपिंग बैग को वैसे ही रख दिया गया था। लेकिन बाद में 2011 के आसपास इनको रीवैल्यूएट किया गया था और ये तय किया गया कि भले इनको सियाचिन में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, लेकिन इनको लोअर एल्टीट्यूड में इस्तेमाल किया जा सकता है, जहाँ पर सियाचिन के मुकाबले ठंड काफी कम पड़ती हो। लेकिन ये प्रपोजल 2015
तरह से ही होल्ड पर रखा गया था, लेकिन अभी जरूरत पड़ने की वजह से इसको क्लियर करने का फैसला किया गया और अभी लोअर अल्टीट्यूड में इनका इस्तेमाल करने का फैसला किया जा चुका है। अगला अपडेट मिलिट्री लॉजिस्टिक्स सप्लाई को लेके है। TNN की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट की तरफ से अब एक जॉइंट लॉजिस्टिक स्ट्रक्चर को अप्रूव किया गया है, जिसमें हमारे तीनों सर्विस की लॉजिस्टिक सप्लाई चेन को एक ही सिंगल हब से करने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले इसकी 3 नोड को बनाए जाएंगे, जिनमें से एक मुंबई में, एक गुवाहाटी में और एक पोर्ट ब्लेयर में रहने का फैसला किया गया है और यहाँ से इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और नेवी तीनों के लिए स्मॉल आर्म, एमुनिशन, खाने पीने का सामान, कपड़े या फिर फ्यूल वगैरह सप्लाई किए जाएंगे। ये 3 एक्सपेरिमेंटल नोड अभी पहले से ही फंक्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी इनको सही तरीके से ऑपरेट करने के लिए और फुली फंक्शनल करने के लिए एक कंप्लीट स्ट्रक्चर को तैयार किया जा रहा है और आगे चल के ऐसे और भी कई नोड्स को सेटअप करने का प्लान किया गया है, जिसको मेनली हमारी ज्योग्राफिकल कंडीशन को नजर में रखते हुए और हमारे थिएटर कमांड्स को नजर में रखते हुए सेटअप किया जाएगा। अब इन सबको हमारी ट्राई सर्विस कमांड को नजर में रखकर बनाया जा रहा है, ताकि तीनों सर्विस के बीच हमारी सही मायने में जॉइंट टेस्ट को एस्टेब्लिश किया जा सके, क्योंकि अभी हम एक तरीके से हमारी तीनों सेनाओं में एक रिफॉर्म लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको सही तरीके से अडॉप्ट करने की जरूरत है। वर्तमान की बात करें तो हमारे पास 17 अलग अलग कमांड मौजूद है, जिनमें से इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के पास 7 कमांड है और इंडियन नेवी के पास 3 कमांड है, जिनको आगे चल के इंटीग्रेटेड कमांड में कन्वर्ट करने की बात की जा रही है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।